Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine at your places, okay? And enjoy your studies regularly. In previous classes, we will be explain and discuss chapter number 1 from your civics, and today we will explain and discuss chapter number 3 from your history textbook, okay? Yes. आज का हमारा है चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम हिस्ट्री. लिसन मी एवरीबॉडी. चैप्टर नंबर 2 जो है वो रिड्यूस हुआ है. आपका कुछ पोर्शन जो है हिस्ट्री एसएसटी का वो रिड्यूस होगा, तो उस चैप्टर को मैंने रिड्यूस कर दिया है, वो आपको नहीं आएगा. चैप्टर 1 मैंने प्रीवियस मीटिंग में कंप्लीट कर दिए थे, और आज वी विल बी फॉलो द चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक. ओके, रूलिंग द कंट्री साइड. ओके, क्या मतलब होता है रूलिंग द कंट्री साइड का मतलब, यानी जो हमारे ग्रामीण इलाके जो होते हैं, ठीक है, हमारे जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ का जो शासन होता है, यानी जो शहरों से बाहर कंट्री साइड ग्रामीण इलाकों का जो शासन होता है उसके बारे में इस चैप्टर्स के अंदर बताया गया कि जो कंट्री साइड प्लेसेस जो थे वहाँ किस प्रकार का रूलर होता था, किस प्रकार की रूलिंग होती थी, कैसा शासन होता था. तो इसमें क्या था कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो था द कंपनी बिकम्स द दीवान. एक कंपनी जो है वो एज ए दीवान के रूप में कैसे आई. दीवान एक प्रकार की पोस्ट थी, वहाँ पर एक डेजिग्नेशन था, एक पद था. द कंपनी बिकम्स द दीवान. ओके, द ईस्ट इंडिया कंपनीज वाज अपॉइंटेड एज दीवान बेंगल ऑफ 12 अगस्त 1765 बाय द मुगल एम्परर. यानी मुगल एम्परर जो था, जिसका नाम था शाह आलम सेकंड, यानी शाह आलम द्वितीय, इसने 12 अगस्त 1765 के अंदर इस बंगाल के अंदर इस दीवान नाम का जो डेजिग्नेशन है उसको क्रिएट किया था. Again I explain, today we will be explain and follow your chapter ruling the countryside from history. Means of ruling the countryside is ग्रामीण इलाकों का जो शासन होता है, रूलिंग जो होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं. इन दिस वे, इन दिस कंटिन्यूटी द कंपनी बिकम्स द दीवान. यानी जो कंपनी थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनियाँ, जो भी कोई कंपनीज जो थी वो बिकम द दीवान, वो दीवान के रूप में, यानी दीवान एक प्रकार का डेजिग्नेशन था यहाँ पे. तो द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपॉइंटेड एज, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दीवान के रूप में अपॉइंट की गई थी बंगाल के अंदर सबसे पहले ऑन 12 अगस्त 1765 में बाय द मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय सेकंड के द्वारा ये दीवान पद जो है उसको क्रिएट किया गया था. तो सबसे पहले हम आपकी जो हिस्ट्री है रूलिंग इन द कंट्री साइड उसको हम लोग डिटेल्स के अंदर लेंगे, ठीक है. इस डिटेल्स में अगर हम आगे जाते हैं तो बहुत सारे डिस्कशन जो है इसके अंदर आएंगे, ठीक है. द कंपनी बिकम्स टू दीवान, जो कि मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वॉज अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल. सबसे पहले दीवान ऑफ बंगाल जो है वो 12 अगस्त 1765 में बाय द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के द्वारा क्रिएट किया गया था. Thus the company became the chief financially administrator of the territory of Bengal. ये कहता है उसके बाद कंपनी जो है became आई द चीफ फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ये भी एक फाइनेंशियल जो हमारा काम होता है उसके प्रशासन के चीफ के रूप में ऑफ द टेरिटरी ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के अंदर ये आई. द कंपनी कुड नाउ द एडमिनिस्ट्रेट the land and revenue resources of the Bengal, and the revenue from Bengal could be utilized to meet the growing expenses of company. यहाँ एक थिंग्स आई थी रेवेन्यू.
रेवेन्यू का मतलब यहाँ होता है लगान। क्या होता है रेवेन्यू का मतलब? लगान। यानी आज भी हम बहुत सारे टैक्सेस जो है उनको पे करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, वो एज अ रेवेन्यू ही होता है। तो बंगाल जो था, जो कंपनी जो थी, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, लैंड रेवेन्यू रिसोर्सेज, उसने रेवेन्यू को एक रिसोर्सेज ऑफ बंगाल के रूप में क्रिएट किया ताकि कंपनी को जो है इससे इनकम हो सके। रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल कुड बी यूटिलाइज्ड टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस, यानी उसके जितने भी इनकम के जो ग्रोइंग जो एक्सपेंसेस थे उसको बढ़ाने के लिए उसने कंपनी ने ऐसा किया था। ओवर द ईयर, इसी साल के अंदर द कंपनी ऑफिशियली understood to importance of those who had ruled the countryside in the past and had enjoyed the authorities of the prestige. Those who had held local power had to control, but they could not be entirely ultimately. यानी ये कहता है कि कंपनी जो है वो ऑफिशियली रूप से ये अच्छे से समझ चुकी थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ दूध, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस रिवर्ल्ड के अंदर, कंट्री साइड, ग्रामीण इलाके के अंदर, टू पास एंड एंजॉय द अथॉरिटी। यानी पास्ट से लेकर के अगर आज तक हम कंपेयर करें तो इसके क्या बेनिफिट्स है इस कंट्री साइड्स के। तो हु हैड लीड द लोकल पावर, सबसे पहले तो उसने बोला कि ये तो एक प्रकार का लोकल पावर है, टू कंट्रोल बट दे, कि इससे पूरे जो कंट्री साइड है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, एंटायरली जो है वो एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। यस, फिर आता है यहाँ पे रेवेन्यू फॉर द कंपनी। ओके, यहाँ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो देखो साफ साफ दिख रहा है, रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी कंपनी के लिए रेवेन्यू लगान, ठीक है। अब कंपनी के लिए किस प्रकार से लगान जो है उसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। इन टाइटली द कंपनी वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रेवेन्यू सो दैट इट्स ट्रेड एंड अदर, यानी इंस्टेंटली, यानी उसी समय की बात है, कंपनी जो थी वो जस्ट इंटरेस्टेड, वो काफ़ी रुचिपूर्ण होने लगी रेवेन्यू, कलेक्टिंग द रेवेन्यू, इस प्रकार के लगान को कलेक्ट करने के लिए, सो दैट इसी वजह से इट्स ट्रेड एंड अदर एक्सपेंस कुड बी फाइनेंस्ड, इसी वजह से उसके जो अदर ट्रेड थे, अलग जो व्यापार थे, जो एक्सपेंस जो थे, उसके जो खर्च जो थे वो फाइनेंस्ड होने लगे थे। द कंपनी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, कंपनी जो है कोई भी फिक्स रेगुलर असेसमेंट जो है वो क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ फिक्स कर देती तो उसके इनकम के सोर्सेज जो है वो थोड़े से कम हो जाते। ओके, द कंपनी वॉज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग whose revenue from the state and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible। कंपनी को लगने लगा था कि रेवेन्यू एक ऐसा सोर्सेज है जहां से इनकम को काफ़ी पुट किया जा सकता है, इसीलिए कंपनी जो है वो इंटरेस्टेड होने लगी एक भारी मात्रा के अंदर रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए राज्यों में से, यानी प्रत्येक स्टेट से वो अलग अलग रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होने लगी, जिसके अंदर फाइन कॉटन, एक तो जो अच्छे किस्म का जो कॉटन हुआ करता था, उस पर सिल्क के जो कपड़े होते थे, इन पे इन्होंने उस पर क्या किया कि चीपली एज पॉसिबल एज जितना रेवेन्यू जो है वो लगा सकते थे उन्होंने लगाने की कोशिश की। द वैल्यू ऑफ गुड्स bought by the company double in 5 years before 1865। ये कहता है कि इसके सामान की जो वैल्यू होती थी उस आधार पर कंपनी जो है वो डबल रेवेन्यू लगाने लगी इन 5 years, यानी 5 सालों के अंदर अंदर उन्होंने रेवेन्यू को इतना बढ़ा दिया कि उसकी जो 1865 की अगर हम बात 1865 के अंदर डबल, मतलब डबल से भी ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू होने लगा। द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन एंड नाउ इट स्टार्टेड टू परचेज द गुड्स विद द रेवेन्यू। अब ध्यान से सुनना, अब कंपनी जो है यहाँ परचेज करने लग गई। अरे अनविलिंग, जिसका कोई अनविलिंग का मतलब होता है जैसे हम विलिंग कराते हैं, जिसको हम फिक्स्ड करते हैं कागज के ऊपर,
कंप्लीटली हम उसको कहते हैं कि ये फिक्स्ड अमाउंट होगा या फिक्स्ड रेवेन्यू का, वो नहीं होता था, अनविलिंग होता था वो। और क्या समझाया मैंने कि कंपनी जो है उसने कोई फिक्स्ड रेवेन्यू नहीं करा, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि रेवेन्यू से हमारी इनकम जो है वो बढ़ती ही जाएगी। तो इन कमिंग जो 5 ईयर्स जो हैं उसके अंदर उसने इस रेवेन्यू को डबल कर दिया और 1865 के अंदर द कंपनीज हैड परचेस्ड गुड, वो सामानों को खरीदने लगी इन इंडिया, भारत के अंदर, बाय इम्पोर्टिंग, किस किस के द्वारा, क्या क्या इम्पोर्टिंग के द्वारा, गोल्ड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से गोल्ड सिल्वर को ला करके यहाँ इंपोर्ट करने लगी। और जब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मामला जब चलने लगा तो उसके ऊपर भी उसने रेवेन्यू को लगा दिया। आ रही है बात समझ में? आज भी अगर आप देखते हो तो बहुत सारे रेवेन्यूज हमारे ऊपर हैं। इनकम का टैक्स है, आपके पास में घर का मकान है तो उसका भी हमको टैक्स पे करना पड़ता है, हमको रोड टैक्स पे करने पड़ते हैं, अगर हमारे पास में बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह प्रॉपर्टीज है तो हमको उसके टैक्स पे करने पड़ते हैं। आगे बात समझ में? तो ऐसे टैक्सेस जो हैं वो लगाता ही गया और एंड में उसने जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला जो गोल्ड और सिल्वर का जो मैटर आया था इंडिया को लेकर के, जो कि बेल्जियम से लेकर के उसने किया, उस पर भी उसने रेवेन्यू जो है, कर जो है वो वहाँ पर लगा दिया। एज द कंपनी एस्टेब्लिश इट सेल्फ देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस इन बंगाल। ये कहता है एज द कंपनी एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ, जब कंपनी ने अपने आप को इस प्रकार से स्थापित किया तो बंगाल के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आए। अब वो चेंजेस क्या थे कि बंगाल वाज फेसिंग अ डीप इकोनॉमिक क्राइसिस। एक तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस यानी बाउंडेशंस के अंदर आ गया था, ठीक है, और ऑस्ट्रियंस वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स। जितने भी आर्टिस्ट जो लोग थे उनको मजबूर करना लगा, मजबूर होने लगे वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, ठीक है, टू द कंपनी को एट लो प्राइस, बहुत ही कम प्राइस में। आ रही है बात समझ में? जितने भी आर्टिस्ट लोग थे, जैसे मूर्ति बनाने वाला, कारपेट बनाने वाला, प्रिंटिंग करने वाला, डेकोरेटिव फ्लावर्स वगैरह, पॉट्स बनाने वाला, तो ये सभी जो थे उन पर फोर्स्ड किया गया था कि वो अपने सामान को कंपनी को बेचें, और लेकिन उसकी लागत जो है, प्राइस जो है वो बहुत ही कम था। एंड हैंस मोस्ट ऑफ देम वर डिजर्टिंग देयर विलेजेस। धीरे धीरे वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ से छोड़ करके अपने गाँवों की ओर जो है वो डेजर्टिंग मूव होने लगे, ठीक है। पीजेंट्स वर नॉट एबल टू पे देयर ड्यूज, यानी जिन जिनका अपना ड्यूज थे वो संभव नहीं हो सका, कि एबल नहीं हुए उनको पे करने के लिए। प्रोडक्शंस बाय आर्टिशियंस डेक्लाइन एंड फार्म प्रोडक्शन ऑल्सो द डेक्लाइन, यानी प्रोडक्शन जो भी आर्टिशियन के द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ जा रहा था वो डिक्लाइन हुआ, फार्म यानी किसान जो खेती उगाते थे वो भी डिक्लाइन होने लगी। और इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल्स इन बंगाल। 1370 के अंदर एक भयावह फेमाइन जो है वो आया जिसने 10 मिलियन व्यक्ति को मौतों के घाट उतार दिया, यानी ऐसी आपदा वहाँ पर आई कि वहाँ पर 10 मिलियन पीपल जो है गो टू डाई, यानी वहाँ पर किल्ड, मार दिए गए थे। फिर आता है हमारा इसके अंदर द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब यहाँ कहते हैं रेवेन्यू लगा दिया, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यूज था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर ही था। फिर आर्टिस्ट लोग जो थे वो आए जो अपने सामानों को खरीदते और बेचते थे, मर्चेंट लोग जो आए। फिर बाद में यहाँ कहा गया कि अब आवश्यकता है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, कि अब हमको यहाँ पर इस एग्रीकल्चर फैक्टर जो है उसको क्या करने की आवश्यकता है, इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगैन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट, यानी मोस्ट ऑफ जो ऑफिशियली जो कंपनीज जो थी वो फील करने लगी दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड द एनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू इम्प्रूव। फाइनली कंपनी जो है उन्होंने बोला कि अब लैंड जो है उसकी तरफ हमको टूवर्ड होना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए, उन लोगों को एनकरेज करना चाहिए, उसके प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सके। एंड द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। उसके बाद में
जो कंपनी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई परमानेंट सेटलमेंट की तरफ इन 1793 की बात है। देन द चार्ल्स कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब चार्ल्स कॉर्नवाल जो था वो भारत का गवर्नर जनरल जब था, तब उन्होंने परमानेंट सेटल किसको, कंपनी को परमानेंट सेटल्ड करने की बात कर दी, जिसका ईयर था 1793। 1793 के अंदर जब चार्ल्स कॉर्नवाल जो था वो भारत का गवर्नर जनरल जब बन करके आया था, उस समय उसको सेटल्ड करने की बात जो है वो सोची। किसको, भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीट रूप से सेटल्ड करने की बात सोची। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। अभी मैंने आपको बताया था चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट की बात कही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इन इंडिया, भारत के अंदर। ठीक है, अब परमानेंट सेटलमेंट क्या था 1793 का? अकॉर्डिंग टू, ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज द जमींदार and were asked to collect rent from the peasant and pay revenue to the company। परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ, जो राजास थे, किंग जो थे, और एक तालुकदार, ये जो तालुकदार जो होते थे वो राजा के लिए पे इकट्ठा करते थे। तालुकदार जो थे वर रिकॉग्नाइज्ड, उनको एक नए रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया, जिसका नाम दिया गया था जमींदार। ठीक है, अब जमींदार जो है वो कलेक्ट करते थे, जमींदारों से ये कहा गया था कि कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी वहाँ की जो पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है, पीजेंट लोग जो हैं, वहाँ से रेंट को कलेक्ट करें एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और वहाँ से जितना भी लगान आएगा, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे वो किसी व्यापार से संबंधित हो, वहाँ से रेवेन्यू को कलेक्ट करके वो कंपनी को देगा। पहले तो रेवेन्यू कौन ले रहा था? डायरेक्ट कंपनी ले रही थी, राजा ले रहा था, राजा फिर कंपनी को दे रहा था। अब इसने पर्टिकुलर एक जमींदार नाम का डेजिग्नेशन, एक पोस्ट दिया, जिसमें क्या हुआ, उसको अपॉइंट, उससे कहा गया कि भाई जितनी भी पीजेंट हैं यहाँ पर एंड पे रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, वहाँ से इकट्ठा करो और कंपनी को ला करके तुमको देना है। अब किसकी जिम्मेदारी आ गई रेवेन्यू को कलेक्ट करने की? इस जमींदार की। तो जैसे एक के बाद एक फोर्स जो बनता गया, अब जमींदारों पर फोर्स आ गया था रेवेन्यू को कलेक्ट करने का। तो ये लोग क्या करने लगे थे, अपने मनमाने रूप से रेवेन्यू जो है उसको डालने लगे। इससे जो आम पॉपुलेशन जो थी वो परेशान होने लगी। इसको हम आगे पढ़ते हैं। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज इट वॉज नॉट बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर। उसने बोला जो भी अमाउंट पेड, शुरू की बता रही हूँ मैं, जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो नए नए नियम बनाए कि अमाउंट जो पेड किया जाएगा वो परमानेंटली फिक्स्ड रहेगा, चाहे एग्रीकल्चर फैक्टर होता है या नहीं होता है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारा जितना भी एग्रीकल्चर फैक्टर जो है वो डिपेंड किस पे होता है? रेनफॉल पर। कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल जो कुछ आपदाएं जो ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से खेती जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। कभी बारिश आ जाती है, कभी पानी का ज़्यादा गिरना, कभी सूखा, कभी अकाल। तो उन्होंने बोला चाहे कैसी भी कंडीशन हो, ये आपका रेवेन्यू फिक्स्ड रहेगा, चाहे आपकी इनकम होती है, आपकी खेती होती है या नहीं होती है, आपको एग्रीकल्चर पीजेंट्स मिलता है नहीं मिलता, उससे उनको कोई लेना देना नहीं था उन्होंने। और दैट इज वॉज नॉट टू बी इंक्रीज, और उन्होंने ये भी कहा कि हम भविष्य में इसको बढ़ाएंगे भी नहीं। ठीक है, लेकिन जब सोर्सेज ही नहीं होंगे तो वो कहाँ से रेवेन्यू को कलेक्ट करके देगा? द कंपनीज ऑफिशियल फेल्ट दैट द वुड एंश्योर टू रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनी ट्रेजरी। उन्होंने बोला कि कंपनी का जो खजाना है वो ऑफिशियली रूप से फील करने लग गया था कि रेवेन्यू जो है वो रेगुलर अगर नहीं आता है तो हमारा खजाना जो है वो खत्म हो जाएगा। एट द सेम टाइम, उसी समय कंपनी एनकरेज्ड, उन्होंने एनकरेज्ड किया है ना जमींदार टू इन्वेस्ट टू इम्प्रूविंग द लैंड। तब उन्होंने जमींदार को एनकरेज्ड किया, उसको बढ़ावा दिया कि आप इन्वेस्ट करो, इम्प्रूविंग करो लैंड के अंदर। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड।
अब उसको लगान को तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन जो जमींदार जो बीच के अंदर आया उसने जो भी इंक्रीज जो प्रोडक्शन था, उसने बोला लैंड के ऊपर आप एनक्रेज करो, उस पर ध्यान दो, वहाँ पर आप उन लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जो भी इंक्रीज प्रोडक्शन हुआ, जो भी बढ़ा जो उत्पादन जो था, उसको वो जमींदार बीच के अंदर उसको हैंग करने लग गया था। इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होने लगी। परमानेंट सेटलमेंट 1793 का जो परमानेंट सेटलमेंट था उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने लगी थी। उसमें पहली प्रॉब्लम्स थी द जमींदार वर नॉट इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। पहले बात तो था कि जमींदारों ने लैंड को इम्प्रूव करने के लिए कोई पैसा या कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। रेवेन्यू दैट हैड फिक्स्ड वाज नो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्टी टू पे। रेवेन्यू को बढ़ाया नहीं गया ताकि जमींदार उसको जल्दी से कलेक्ट कर सके। ए जमींदार हु फेल्ड टू पे रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। अगर जो जमींदार अपने इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने और कंपनी को जमा करने में फेल हो जाता है, लिसन में ध्यान से, उसको उसकी जमींदारी से हटा दिया जाएगा। एंड द जमींदार वर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। ओके, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी का पहले पखवाड़ा के अंदर द सिचुएशन चेंज। अचानक से सिचुएशन जो है, स्थिति जो है, उसमें बदलाव आया। देयर वॉज प्राइस राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन। यहाँ पर कल्टिवेशन के एक्सपेंशन में भी प्राइस लगने लगी। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज, कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। The mean increase in the income of zamindars but not gain to company since it could not increase a revenue demand that has been fixed permanently। यानी जो प्राइस जो थी मार्केट के अंदर, जो कि गुलाब के जो फूल की कल्टीवेशंस के लिए स्लोली एक्सपेंडेड जब किया गया तो ये इंक्रीज तो हुई इनकम, लेकिन जो जमींदार जो थे वो गेन नहीं कर पाए लंबे समय तक रेवेन्यू को, और डिमांड जो थी वो एज इट इज़ बनी रही। और द कल्टिवेटर ऑफन हैड टू टेक लोन फ्रॉम द मनी लैंडर्स। इसकी वजह से कल्टिवेशन, यानी जो कल्टीवेटर जो थे उन्होंने क्या किया, अपने हेड जो थे उसको उठाने लग गए थे लोन लेने के लिए फ्रॉम द मनी लैंडर, यानी जो जिनके पास में देनदार जो थे उनके आगे वो अपने हाथ फैलाने लगे पैसों के लिए। एंड फेलियर ऑफ पेमेंट विद द रेटलमेंट ऑफ द एविडिक्ट फॉर द कल्टीवेशन फ्रॉम द लैंड। और जितने भी फेलियर पेमेंट जो थे उनको रीटेनमेंट एक्टिवेट, उनको निष्कासित कर दिया गया था अपनी जमींदारी से। यानी जब जमींदार इस प्रोसेस के अंदर अपना पूर्ण रूप से जो है वो फिल्ड नहीं कर पाए रेवेन्यू को, तो उनको क्या कर दिया गया, उनको जो है वहाँ से उनकी जमींदारी छीन करके उनको लैंडलेस, यानी उनको निष्कासित कर दिया गया। अब जो न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड जो है, वी विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट मीटिंग। ओके, I hope that everything is understood. Then we will be discuss. If any queries, then you will be noted on date, or on the doubt class you will be clear your concept. In mid I am not interested to any queries clear. कोई भी क्वेरीज को मैं मिड में क्लियर नहीं करूँगी। जब मैं डाउट क्लास क्लियर करूँगी, क्रिएट करूँगी, तब आप मुझसे सारे डाउट जो है उसको क्लियर कर लेना। तो आप डेट वाइज अपने डाउट्स को नोटेड कर लीजिए। ओके, I hope you are enjoy this chapters. Thank you everybody who supporting me. Bye.